Hello and welcome everybody. So today we are going to see the topic prenatal development and care. So when we talk about prenatal development, this means that the development before the natal connection is there with the mother and the offspring in the womb of the mother. माँ के गर्भ में जब बच्चा नेवल यानी नाभि जिसे से जो नाल कनेक्ट रहता है उससे जब बच्चा जुड़ा हुआ रहता है उस दौरान जो उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट यानी माँ के गर्भ के अंदर गर्भस्थ शिशु की जो अवस्थाएं हैं उसे हमको समझना है यहाँ पे नाउ यू विल से दैट मैम वी आर गोइंग टू बी टीचर्स एंड व्हाई ऑल दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट so see the cell when starts if as you know if the base itself is not proper the development will not go upright right अगर बीज ही सही नहीं होगा तो डेवलपमेंट जो है उस बीज का उसी प्रकार से होगा अगर आम के पेड़ को आप जैसे लगाते हैं मैंने ये अपनी पिछली क्लास में भी आपको बताया था जैसे एक अल्फोंसो है और एक राजापुरी है तोतापुरी है कितने सारे पार्ट्स आते हैं ऑल आर मैंगोज राइट लाइक ऑल आर ह्यूमन बींग्स सो उसी प्रकार मैं मैंगोज की ही जाति प्रजाति इनके बारे में ही आपको एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको समझ आए कि क्या चीज़ है ये अगर आप अल्फोंसो आम आम का जो है उसका बीज आप लगाते हो तो आप उसमें राजापुरी तोतापुरी या कलमी आम के फ्रूट्स एक्सपेक्ट नहीं करोगे राइट उसमें अल्फोंसो के ही फ्रूट लगेंगे है ना सो यही चीज है कि इफ यू आर giving the cell which is there and the cell whatever DNA the cell is having accordingly the developmental care should be given ठीक है अब देखिए डीएनए तो हमें पेरेंट्स से मिलता है दैट इज बायोलॉजिकल बट अलोंग विथ इट द एनवायरमेंट ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल जो डीएनए में जो चीज जैसा है वो तो होगा ही लेकिन अगर उसको प्रॉपर एनवायरमेंट नहीं मिलेगा सो दैट डीएनए विल गो वेस्ट और वो ग्रोथ और डेवलपमेंट का स्टेज नहीं लेगा अगर तो वो बेबी बनेगा ही नहीं द बेबी विल नॉट एग्जिस्ट सिमिलरली लाइक इफ यू आर प्लांटिंग एन अल्फोंसो सीड and then if you are not watering it properly not giving it proper nutrition can you expect any fruit from that plant no, you cannot expect, right? So the care should be given. Only seeds are inserted into the mud. And then you expect naturally, like if it is raining, then only it will grow. So it may grow and it may not grow. Something happens naturally, yes, it's accepted. But a proper environment also is to be given so that the plant grows fruitfully and the plant should receive all type of required nutrition at that time. Okay, then only the cycle will go properly. सेम हैपन्स विद द ह्यूमन बींग्स एज वेल जब गर्भस्थ शिशु गर्भ में आता है उस दौरान देखिए नेचुरली तो उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट होगी ही क्योंकि गर्भस्थ शिशु गर्भ में आ चुका है लेकिन अगर उस समय केयर नहीं किया गया वो प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं दिया गया तो आगे चल के दिक्कत परेशानी हो सकती है ना तो वो या तो वो डेवलपमेंट होगा ही नहीं वो ये चीज ग्रो होगी ही नहीं और अगर होगी तो वो अच्छी तरीके से नहीं होगी सो देयर मे बी कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पीरियड और these complications affect afterwards when the child is born and then it may affect the whole personality of the child and that is why we have to understand the base और इसीलिए हमें बेस को समझना जरूरी है तो सबसे पहले देखते हैं कंसेप्शन कंसेप्शन का जो पीरियड है ये आप सभी लोग जानते हैं इट हैपन्स विद द स्पर्म ऑफ अ मेल पेरेंट एंड विद द ओवम ऑफ द फीमेल पेरेंट ठीक है जब ये सेल्स का कोगिशन हो जाता है उसके बाद जो एक नया सेल फ्रेम होता है वी कॉल इट एज जाइगोट इफ यू ऑल आर फ्रॉम साइंटिफिक बैकग्राउंड यू मे बी नोइंग ईच एंड एवरीथिंग अबाउट इट नहीं भी होंगे तो भी 10th क्लास तक हम ये सारी चीजें पढ़ते ही हैं
राइट। और इसीलिए हम 12th क्लास तक की एलिजिबिलिटी रखते हैं ईसीसी एंटिटी कोर्स में, कि आपको ये 9 10th का तो जो बेसिक है ये तो पता ही होना चाहिए। अगर नहीं पता है, भूल गए हो कई साल बाद की ये पढ़ाई हो रही है, तो इसीलिए यहाँ पर ये सारी चीजें डिटेल में दी गई है। अगर आप इसका और डिटेल में देखना चाहेंगे, पढ़ना चाहेंगे, तो यूट्यूब पे और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, आप उसको देखें, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा हाउ डज द सेल फ्यूजेस एंड देन इट बिकम्स अ ज़ाइगोट। आपकी इस बुक में भी पिक्चर दिए गए हैं, यू कैन जस्ट सी द पिक्चर्स एंड देन यू कैन अंडरस्टैंड। सो जो कंसेप्शन पीरियड है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो। द कंसेप्शन पीरियड इज अराउंड 266 डेज विच इज ऑफ 9 मंथ्स। ठीक है ना, 9 महीने की गर्भावस्था होती है इंसान के बच्चे को जन्म देने के लिए। और ये 9 मंथ्स का जो पीरियड है, ठीक है, ये 9 मंथ्स के पीरियड के अंदर जो ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रही है, उसके लिए प्रॉपर इंटरनल एनवायरनमेंट, दैट इज माँ के गर्भ के अंदर सही एनवायरनमेंट होने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, उसके लिए पहले हम ये गर्भावस्था के दौरान का जो एनवायरनमेंट है, इसे पहले जानना और समझना होगा। सो इंट्रा यूटेरिन ग्रोथ मतलब माँ के गर्भ के अंदर क्या होता है, शुरुआत में ये चीज हमको समझना है। ठीक है, सो देर आर 3 स्टेजेस इन द प्री नेटल पीरियड एंड दैट इज डिवाइडेड इन द फर्स्ट पार्ट इज द पीरियड ऑफ ओवम, ठीक, एंड द सेकेंड पार्ट इज द पीरियड ऑफ एम्ब्रियो, okay, and the third part is the period of fetus, okay। फर्स्ट इज द पीरियड ऑफ ओवम, तो जब सेल्स यूनाइट होके जाइगोट बनेंगे और जाइगोट जब मल्टीप्लाई होके और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं, देन द पीरियड ऑफ ओवम इज कंप्लीटेड। जब ये सेल्स एक प्रॉपर अच्छा खासा एक पतली सी झिल्ली बना लेता है, जिसे हम कहते हैं बच्चेदानी की थैली। आपने कई बार सुना होगा जब गायनेकोलॉजिस्ट कहती है थैली बन गई है लेकिन बच्चा अभी बढ़ा नहीं है, बन नहीं पा रहा है, कई चीजें हैं जो अगर कॉम्प्लिकेशंस अगर आप देखेंगे तो बहुत सी चीजें, आप में से मैक्सिमम लोग प्रेगनेंसी को कैरी कर चुके हैं, तो ये सारी चीजें आपके साथ में भी हो चुकी होगी, है ना। तो अगर आप नहीं कैरी किए हैं अभी तक, तो आपको पहले से ही इसकी जानकारी मिल रही है और इसके लिए बहुत ही अच्छी बात है। देखो, आपको पता होगा ना, चैप्टर पढ़ने से, सिखाने से पहले अगर हम पहले से पढ़ के आते हैं तो हमें काफ़ी अच्छा लगता है। तो आप ऐसा समझिए कि अगर आप प्रेगनेंसी कैरी करने वाले हैं, उससे पहले आपको नॉलेज हो रहा है कि बच्चे के साथ में क्या क्या होता है, किस तरीके की ग्रोथ और डेवलपमेंट और कैसे होती है। ठीक, चलिए, तो जब वो झिल्ली बनती है, उसका जो बाहरी लेयर होता है, द आउटर लेयर इज कनेक्टेड विद द नेवल कॉर्ड। ठीक है ना, माँ की जो नाभि होती है उसका अंदर का जो हिस्सा होता है उससे कनेक्ट होता है, तो वो जिस चीज से कनेक्ट होता है उसे हम कहते हैं अम्बिकल कॉर्ड। और वो जहां से कनेक्ट होता है दैट इज द प्लेसेंटल पार्ट, राइट। तो ये जो आउटर लेयर है, ये प्लेसेंटल पार्ट से कनेक्ट होकर एक लंबा सा झिल्ली जो है वो रेडी होती है और उसमें एम्बिकल कॉर्ड बनता है, जिसमें से सबसे पहले देखिए यहाँ पे न्यूट्रिशन कैसे जाएगा बच्चे को, उसकी तैयारी पहले हो रही है। ठीक है ना, तो उसके बाद जो है वो बच्चे का धड़कन आना, वो कहते हैं ना धड़कन नहीं आई अभी तक, व्हाट इज दैट धड़कन। दैट धड़कन, धड़कन जो है ना, वो एक्चुअली बेबी के बॉडी पार्ट्स का डेवलपमेंट अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। अभी बस न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन कैसे जाएगा बच्चे को, उसकी तैयारी चल रही है। ठीक है ना, इट हैपेंस इन द फर्स्ट 3 मंथ्स। ठीक, तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन कहेंगे, आगे इसकी डिटेल में देखेंगे। तो जाइगोट जो है, जो जाइगोट जाइगोट क्या होता है, मेल सेल एंड द फीमेल सेल जब यूनाइट होता है बन जाता है जाइगोट। जाइगोट होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई होके एक पतली सी झिल्ली बन जाती है, बहुत सारे सेल्स में डिवाइड होगा। अब ये जो है ये यूट्रस की वॉल में टच हो जाता है और प्लासेंटा और अम्बिकल कॉर्ड इसका कनेक्शन देता है। ठीक है ना, अब यहां से मदर के ब्लड से बच्चे को न्यूट्रिशन मिलेगा। ठीक है ना, अब जैसे ही ये हो जाता है, सेकेंड वीक तक ये सारा काम हो जाता है। अब इसके बाद सेकेंड स्टेज स्टार्ट होती है जिसे हम कहते हैं पीरियड ऑफ एम्ब्रियो।
सो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एम्ब्रियो, ये जो स्टेज होता है ना काफी फटाफट होता है, बहुत फास्ट होता है। यहाँ पे बच्चे के बॉडी पार्ट्स और बॉडी ऑर्गन स्टार्ट हो जाते हैं। पीरियड ऑफ एम्ब्रियो में आने के बाद में 8th वीक तक यानी दूसरे महीने तक बच्चे की धड़कन, बच्चे के जो इंटरनल बॉडी पार्ट्स हैं उनके टिश्यूज बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है ना। हार्ट, लंग्स, ये इंटरनल पार्ट्स जो होते हैं ये सब बनना स्टार्ट हो जाते हैं। और जो धड़कन है वो सुनाई देने लगती है। ठीक है ना। वो भी सोनोग्राफी वगैरह में उसमें सुनाई देती है। ये नहीं कि आप कान लगा के सुनोगे तो आपको सुनाई देगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो जो सोनोग्राफिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वहां पे जो सोनोरस इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उधर सुनाई देता है। ठीक। फिर ये जो एम्ब्रियो है, पीरियड ऑफ एम्ब्रियो जो ये फीटल पार्ट्स जो हैं इसके लिए आगे बढ़ता है ना। अब हड्डियां नहीं बनी है, अभी क्या हो रहा है, केवल मसल्स बन रहे हैं, टिश्यू बन रहा है। ठीक। अब यहाँ पर है ना जितने मस्कुलर ऑर्गन्स है, इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स, जिसमें इंटीरियर हेड, हेड के तरफ जो ब्रेन होता है और स्पाइनल कॉर्ड होता है, हार्ट होता है, लंग्स होता है, और किडनीज है, लीवर्स है, एलिमेंट्री कैनाल्स है, ये सारी चीजें बनना स्टार्ट हो जाती हैं 5th वीक से। 5th वीक यानी तीसरे महीने से जो है ये चीज शुरू हो जाती है, जहां पर बच्चे के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और जहां पे बच्चे के प्रॉपर ऑर्गन्स जो हैं वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। हैंड्स, लेग्स, लिम्स वगैरह ये सब बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ये कब से होगा, पीरियड ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है ना, 3rd मंथ के बाद। ठीक। अब ये 4-5 मंथ्स तक ये चीज चलती रहेगी, तो 5th to 8th वीक यहाँ पे दिया है। नेक्स्ट इट कम्स द पीरियड ऑफ फिटस। जो फिटस वाला पीरियड है यहाँ पर ये चलता है 5वें महीने से पूरे 9वें महीने तक। ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है, जो बोन्स की जो डेवलपमेंट है वो यहाँ पर होती है। अब इंटरनल ऑर्गन्स पूरे बन गए। अब ये इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्टेड रखने के लिए जो बोन्स की जो डेवलपमेंट होती है, जहाँ पे स्टर्डीनेस, स्टिफनेस जो मसल्स को मिलने वाली है, वो यहाँ पर इस दौरान होती है। इसीलिए आपने सुना होगा 4-5वें महीने के बाद में जो है, अब आप फिर कुछ भी काम कर सक रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन 3 या 4 महीने तक कुछ भी करने के लिए वजन नहीं उठाना, ये वो क्यों बोला जाता है? बिकॉज प्रॉपर मसल्स ही है वो मतलब इतना स्टर्डीनेस नहीं आया होता। तो वो मसल्स जो है जरा सा भी हिल डुल गया या जरा सा भी कुछ हो गया तो मिसकैरेज होने के चांसेस रहते हैं। सो देर आर मोर चांसेस ऑफ मिसकैरेजेस ड्यूरिंग दिस पीरियड, एंड दैट्स व्हाई इट इज सेड टू टेक केयर आउटसाइड। ओके। सो ये जो है ये पूरा फीटल पीरियड होता है। अब यहाँ पर देखिए पूरा आपको सारा पार्ट यहाँ पे दिया गया है। ये पीडीएफ आपको शेयर कर दिया है। जो लोग न्यू एनरोलमेंट्स हैं उन लोगों को दोबारा से मैं भेजूंगी, प्लीज आप इसको देख लीजिएगा। इसका पेज नंबर जो है वो नीचे लिखा हुआ है, गो थ्रू करिएगा आप लोग तो आपको मिल जाएगा। इट्स पेज नंबर 23। ठीक है। तो इसमें आपको मिल जाएगा, इसमें प्रॉपर आपको 3 महीने के बाद का तीसरे महीने में क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है, चौथे में, 5वें में, या तीसरे महीने तक तो आपको मैंने अभी बताया है, केवल पतली सी झिल्ली जो है वो बनती है, अम्बिकल कॉर्ड पे कनेक्ट होता है। और जो मसल्स के जो आउटर पार्ट्स है, आउटर लेयर्स है, वो सब लेयर्स लेयर्स ही बनते हैं उस दौरान, और लेयर्स बनना स्टार्ट हो जाता है। तीसरे महीने के बाद एक एक चीज जो है यहाँ पे लिखी गई है, तो वो सारी चीजें आपको जानकारी होनी चाहिए। डोंट वरी, एग्जाम में इतना डिटेल डीप में लिखने की जरूरत नहीं है, इतना डिटेल नहीं आता है, जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट ऑल थिंग हैपेंस एंड व्हाट इज टू बी डन। ठीक। तो ये हुआ। अब यहाँ देखते हैं बर्थ ऑफ द चाइल्ड। बच्चे का जब जन्म होता है तो उस दौरान उसकी पोजीशन बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, बच्चे की पोजीशन, उसकी मूवमेंट्स, ये सारी चीजें जो होती है वो अच्छे से होनी चाहिए। अपर एब्डोमेन की तरफ से बच्चा लोअर एब्डोमेन की तरफ खसकना यानी मूव होना स्टार्ट हो जाता है ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ द चाइल्ड। एंड देर आर नाउ डेज तो सिजेरियन सिस्टम है, तो वहां से अगर बेबी नीचे नहीं आ पा रहा है तो ऑपरेट करके हो जाता है। लेकिन पहले जो था यूजुअली नॉर्मल डिलीवरीज ही होती थी, तो वो लोअर एब्डोमेन की तरफ स्प्लिट होकर जो हमारा वजाइनल पार्ट है वहां से बेबी का आउटकम हो जाता है। ठीक है। तो ये मदर के वूम से बेबी बाहर आने के बाद में हम सबसे पहले उसके सेंसरी ऑर्गन्स को चेक करते हैं।
इफ द चाइल्ड इज एबल टू क्राई, तो हम टंग को सबसे पहले चेक करेंगे, है ना। फिर उसके बाद द चाइल्ड इज एबल टू फील द टच, द चाइल्ड इज एबल टू सी, द चाइल्ड इज एबल टू हियर। ये सारी चीजें अगर है, मतलब वो सेंस कर पा रहा है, तो फिर आगे उसकी डेवलपमेंट होगी। इसीलिए सबसे पहले उसके सेंसरी ऑर्गन्स, उसके रिदम्स, उसकी ये सारी चीजों को चेक किया जाता है, उसको देखा जाता है। फिर उसके बाद जो है बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर फोकस करते हैं। ठीक। अब ये देखिए, सब किसी भी बच्चे को ना ब्रेस्ट सकिंग सिखाना नहीं पड़ता, अपने आप आता है। वो कैसे, आप लोगों को पता है, जब बच्चे को नेवल से जब न्यूट्रिशन मिल रहा होता है ना, वो उसी दौरान से सकनेस की एक्टिविटी को सीख चुका होता है। दैट इज वाई व्हेन द ब्रेस्ट निपल्स एंटर इनटू द माउथ ऑफ द बेबी, द चाइल्ड सक्स द मिल्क। ठीक है ना। तो दैट इज द ब्रेस्ट फूड विच इज गिवन टू द चाइल्ड। ठीक। अब ये तो हो गया बेसिक सी इंफॉर्मेशन, मैक्सिमम आप सभी लोगों को ये पता होगी, लेकिन ये हमारे चैप्टर में था, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो एंड इट्स ओनली फॉर द नॉलेज। इतना ज्यादा क्वेश्चन इस पे बेस पर आता नहीं है, जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। Next, what care should be given during the pregnancy period? So yes, the nutritional care should be given so that the proper nutrition is received by the baby. Okay. और इसके साथ साथ में एडवर्स इफेक्ट्स जो हैं उस पर, उससे बचना है। वजन ज्यादा नहीं उठाना है, और प्रॉपरली बेबी की प्रेगनेंसी के दौरान केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सटर्नली मदर न्यूट्रिशन के दौरान हेल्दी डाइट लेना ज़रूरी है, और डाइट शुड बी बैलेंस्ड। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। नेक्स्ट, प्रॉपर हेल्थ केयर, मदर को कोई डिसीज ना हो इसका ध्यान रखें। सर्दी जुकाम, ज़रा सी सर्दी जुकाम भी होती है तो वो भी बच्चे को अफेक्ट करती है। Next is alcohol consumption and smoking actually harms the internal organs of the body. तो ये सारी चीज़ें मदर को बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। यूजुअली स्मोकिंग करने वाली महिलाओं के जो बच्चे होते हैं वो अंडर वेट और माल नरिश्ड होते हैं, और आगे चलकर इनकी इंटरनल ऑर्गन्स डिफॉर्म होने के कारण ये अच्छे से अपनी डेवलपमेंट को नहीं पा पाते हैं। ड्रग कंजम्पशन अगर कोई मदर करती है, तो फिर जो बच्चे की जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है वो अच्छे तरीके से तो होती ही नहीं है। इसके साथ साथ में बच्चे को ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कन्वल्शंस जो हैं वो हो सकते हैं। कैंसर जैसी तकलीफें, परेशानी, ट्यूमर्स, ये सारी चीज़ें भी हो सकती है। इसके साथ साथ में इमोशनल स्टेटस भी होना, बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। अगर मदर इमोशनली फिट नहीं है यानी स्ट्रेस्ड है, तो बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छी तरीके से नहीं होगी, और बच्चा जो है आगे चलकर चीज़ों को अच्छे से समझ नहीं पाएगा, और ये यूजुअली ब्रेन पर अफेक्ट करता है, तो उसकी ब्रेन की डेवलपमेंट जो है वो नहीं होती। So here we have done with the prenatal development and care. Now next chapter is physical, motor and sensory development during the prenatal period. ठीक है। तो प्रीनेटल पीरियड के दौरान जो है ये फिजिकल, मोटर एंड सेंसरी डेवलपमेंट कैसे होगी। पहले हम एक ही एक चैप्टर कर रहे थे, बट अब हमें दो दो करना पड़ेगा बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। सो हम दो दो चैप्टर्स एक दिन में करने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है। सो फिजिकल, मोटर एंड सेंसरी डेवलपमेंट क्या होता है, जहां पर हम फिजिकल डेवलपमेंट पर फोकस करते हैं, यानी कि ओवरऑल बॉडी डेवलपमेंट। मैंने आपको पहले भी बताया था, physical development is divided into two parts. The first is fine motor skill development and the second one is the gross motor skill development. ठीक है ना। तो ये फिजिकल डेवलपमेंट में आता है। अब यहां पर देखिए चैप्टर आपको क्या बता रहा है, फिजिकल, मोटर एंड सेंसरी, मतलब फिजिकल के साथ साथ में मोटर डेवलपमेंट इधर पे अलग से दिया गया है। क्यों दिया है अलग से? सो इसका मतलब ये हो गया कि जो मोटर डेवलपमेंट जो अभी मैंने आपको बताई है, फाइन मोटर स्किल्स एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स, ये स्किल के अंदर आ जाएगा। ठीक है ना। और जो डेवलपमेंट हम देखेंगे, ओवरऑल डेवलपमेंट देखेंगे, बिकॉज इस स्टेज में जो और जितनी डेवलपमेंट होनी रहती है वो मैक्सिमम फिजिकल डेवलपमेंट ही होगी। मोटर डेवलपमेंट में यहाँ पर केवल मोशन बताया जाएगा इस एज में। ठीक
ठीक है। बच्चे के जन्म के बाद में जब बेबी न्यूबॉर्न होता है, तब उस दौरान इसकी जो ग्रोथ और इसकी जो डेवलपमेंट है, यहाँ पर केवल लोकोमोशन यानी जो मोशन होता है लोकोमोटरी ऑर्गन्स में, वही मोटर स्किल्स कहलाएगा। ठीक है ना, कि वो उठा पा रहा है, करवट ले पा रहा है, टॉडलर एज में जाने के लिए घुटने घुटने पे चलेगा कि नहीं चलेगा, उसके नी स्ट्रांग होंगे नहीं होंगे, तो ये सारी चीजें जो हैं, ये सारा जो है मोटर डेवलपमेंट के अंदर आएगा। बच्चा चीजों को सेंस कर पा रहा है, मतलब आप झुनझुना बजा रहे हो और बच्चा आपकी तरफ अगर देख रहा है, मतलब वो सेंस कर रहा है, हियरिंग सेंस है। आपको देख के मुस्कुरा रहा है तो उसको पास में साइट का प्रॉपर सेंस है। तो ये सारे जो एक्शंस होते हैं इन्हें हम रिफ्लेक्स एक्शंस कहेंगे। तो ये रिफ्लेक्स एक्शंस अगर बच्चा अच्छे से दे रहा है, तो फिर इसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो अच्छे से हो रही है। न्यूबॉर्न बेबी को हम नियोनेट स्टेज कहेंगे, द नियोनेट करके कहते हैं हम न्यूबॉर्न बेबी को। और ये इसका फर्स्ट मंथ जो होता है ना, उसको हम शिशु या शैशव अवस्था कहते हैं। ठीक है ना, बड़ा जो बच्चा होता है उसको शिशु नहीं कहा जाता है। जो छोटा बच्चा होता है, न्यूबॉर्न बेबी होता है, जो एकदम न्यूबॉर्न बेबी 3 मंथ्स तक उसे शिशु कहा जाता है। इसके पहले बच्चा गर्भस्थ शिशु होता है, जब माँ के गर्भ में होता है। माँ के गर्भ से निकल के मात्र 3 महीने तक उस बच्चे को शिशु कहा जाता है, यानी कि शैशव अवस्था जो रहती है वो। उसके बाद में बच्चे अपने आगे के जो डेवलपमेंट है उसके तरफ पहुंचने लगता है। सो द फर्स्ट फ्यू मंथ्स बच्चे का 2.5 से ज़्यादा वेट होगा तो बच्चा नॉर्मल कहा जाता है। यहाँ पे 2.8 दिया गया, 2.8 ही होना चाहिए वैसे तो। 2.5 को भी नॉर्मल ले लेते हैं, बच्चे जल्दी कैचअप कर लेते हैं। अब यहाँ पे न्यूबॉर्न बेबीज की क्या क्या कैपेबिलिटीज है वो यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि बच्चे की मोटर कैपेबिलिटीज, विच आई जस्ट टोल्ड यू, द इफ द चाइल्ड इज एबल टू मूव हिज हैंड्स एंड हिज legs and able to see, can have the voluntary control for the sucking, like if you are removing then the child is able to remove, the child is able to sleep properly, the child is able to swallow, the child is able to grasp and everything. So all these things are the motor capabilities of the child. If the child is able to see, the sensory things are there, the child is able to hear, taste, touch, smell, everything. If you are getting it properly, then the growth and development is happening properly at the proper stage. A newborn baby's routine should follow proper sleep, that is 16 to 18 hours in a day. क्योंकि जितना ज़्यादा बच्चा सोएगा उतना ज़्यादा उसकी ग्रोथ जो है वो होगी, बिकॉज उसको वो एनवायरनमेंट से, अंदरूनी एनवायरनमेंट से बाहरी एनवायरनमेंट में लाने के लिए उसको थोड़ा थोड़ा सोना ज़रूरी है, ताकि उसको ये लगे कि मैं अभी भी वहीं पर हूँ जहाँ मैं पहले था। ठीक है। और इस बच्चे को 6 से 8 घंटे तक ही एक्टिव रखें, इससे ज़्यादा एक्टिव ना रखें, रात दिन मिलाकर। ठीक है। जब उन्हें भूख लगती है तब वो रोते हैं और उनके तरफ अटेंशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर चीज़ वो रो कर ही बताएंगे, बिकॉज उस समय उनको बोलना नहीं आ रहा होता है। धीरे धीरे वो बोली को सुन सुन के उसकी लैंग्वेज को अडेप्ट करते हैं। तभी अगर उनकी हियरिंग सेंस जो है वो प्रॉपर होगी। बाय द 6 मंथ्स द चाइल्ड इज एबल टू ग्रास्प मैक्सिमम साउंड इन द सराउंडिंग। ठीक है ना, पहले तो वो साउंड ही साउंड, आ बा का डा जो भी है, ये सारे साउंड को ही समझेगा। फिर धीरे धीरे वो बोलना स्टार्ट करेगा, कुछ वर्ड्स वो बोलेगा। ठीक है। नियोनेट की केयर कैसे करनी है? ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉपरली देना है, फीडिंग की पोजीशन प्रॉपर होनी चाहिए, और प्रॉपर 6 मंथ्स तक ब्रेस्ट फीडिंग ही देना चाहिए। और इसके लिए मदर को प्रॉपर बैलेंस डाइट फूड लेना है, ताकि जो लैक्टोजन है वो प्रॉपर से जनरेट हो सके। और बच्चे को नीट एंड क्लीन रखना है, ताकि उसके किसी भी बॉडी पार्ट्स में इन्फेक्शन ना हो। और प्रॉपरली बच्चे के पास में क्लीनलीनेस का ध्यान रखना है। वो जो 1.5 महीना 1.25 महीने का ये जो माइथोलॉजिकल सिस्टम बना के रखा है ना, वो इसीलिए रखा गया है ताकि जो क्लीनलीनेस है ना उसकी मेंटेनेंस होती रहे। अब जब बच्चा जन्म लेता है तो सूतक आती, सोर आती है, तो वो सब क्यों है? ये इसीलिए है ताकि साफ सफाई जो है वो होती रहे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक द चाइल्ड इन्फेक्शन फ्री। ठीक है ना, इन्फेक्शन बच्चे को नहीं होना चाहिए, तो ऐसे ही तो होगा नहीं, इसीलिए उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह बना के रखा गया है ना। तो ये इसके पीछे साइंटिफिक रीजन ये है।
But nowadays people do not follow that. That is mythology, that is this and the orthodox system and all. Nowadays we have all these things and all this stuff. But क्या है ना, देखो पहले लोग वही समझते थे, तो उस उनको वही भाषा समझाई जाती थी। ठीक है, बट आज हम पढ़ रहे हैं, आज हम चीज़ों को समझ रहे हैं। तो बेसिक चीज़ें क्या है, मत मानो 1.25 महीना, मत मानो 1.5 महीना, मत मानो कुछ भी, ये हम कुछ भी नहीं कह रहे हैं आपसे। लेकिन क्लीनलीनेस का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे को इन्फेक्शन फ्री रखना ज़रूरी है, और मदर को प्रॉपरली खाना मिलता जाए ताकि बच्चे के लिए उस दौरान फीड प्रॉपर से हो, इसीलिए रेस्ट मिले मदर को, इसलिए ये वाला टाइम ड्यूरेशन रखा जाता है। ठीक है, जिसको जब जिस भाषा में समझ में आए वैसा समझाने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस और नियम बनाए गए हैं। लेकिन अब हम ज्यादा चीजों को समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, सुनी सुनाई बातों पर नहीं जा रहे हैं। बट जो क्लेanलीनेस और ये सारी चीजें, इस पर फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सो दैट वॉज अबाउट द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। बच्चे की मोटर डेवलपमेंट, फाइन मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स जो मैंने आपको बताई वही यहाँ पर इस पैराग्राफ में दिया है। तो ये पूरा चैप्टर जो है मैंने आपको ओवरऑल उसमें समझाया है। अब आप इसको देख लें, कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं इस दौरान आप लोगों की अटेंडेंस डाल देती हूँ, और साथ ही साथ में इसको नेक्स्ट चैप्टर की ओर ले जाऊँ ताकि कल से याद रहे कि ये वाले चैप्टर करना है हमें। कल से कॉग्निटिव और जितने भी बेसिक डेवलपमेंट्स है वो पूरे करेंगे। ठीक है, यस। सो आप लोग रीड आउट करें, कुछ डाउट हो तो पूछ सकेंगे, मैं जब तक आपकी अटेंडेंस डालती हूँ। प्लीज चैट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस डालते जाएं सब लोग, और जो लोग व्हाट्सएप पे हैं व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं। आई एम जस्ट पुटिंग ऑन टू दिस। आई एम फर्स्ट ओपनिंग द चैट बॉक्स। रेखा, उषा, नूपुर, आई एम टेकिंग द नेम्स ऑल्सो, तो आपको अगर सुनाई दे रहा होगा तो मान लीजिए आपकी अटेंडेंस यहाँ टाइप हो चुकी है। अमरप्रीत, विनीता, सीमा, प्रीति, भारती, अविनाश, रचना, रुमेला मैम भी आई थी, आई थिंक वो निकल गई हैं। शी वॉज द फर्स्ट वन हु एंटर। अब मैं यहाँ से देख रही हूँ, सीमा नाम डाल दिया मैंने, निशा, निशा का नाम डाला है क्या? नहीं। निशा प्लीज चैट बॉक्स में डाले नहीं आप। ओके, रेखा, अविनाश, अमरप्रीत, प्रीति, मारिया, मनीषा। मनीषा चैट बॉक्स में नहीं डाला आपने। उषा एंड रुमेला मैम इज ऑल्सो हियर, चलो उनका भी डाल दिया। रचना, विनीता, नूपुर एंड भारती, यस। सो 15 पार्टिसिपेंट्स हियर, तो वन इज मी, सो 14 अटेंडेंस यहाँ पर है, 14 लोगों की जो मैंने यहाँ पे डाल दिया। ओह ओके निशा, डोंट वरी, ठीक है मैंने यहाँ पे डाल दिया। और बहुत से, ओ माय गॉड, मैंने दूसरे ग्रुप में डाल दिया गलती से।